चलो देखो बेटा, आज करेंगे हम लोग नया चैप्टर। और चैप्टर होगा हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक, मार्जिनल कॉस्टिंग। हेडिंग बनाइए जरा। चैप्टर का नाम होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा 8 to 12 मार्क्स के यहाँ भी है, फाइनल्स में पढ़ोगे। चलो हेडिंग बनाइए, मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो लिखना शुरू करिए। टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखिए बेटा। सबसे पहले हम लोग करेंगे कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। लिखिए, एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, fixed cost is not treated as product cost. Only variable cost is treated as product cost. उसी के नीचे लिखिए, but while calculating profit, we will consider both fixed cost and variable cost. फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब आगे लिखिए बेटा, कंसेप्ट नंबर 2 में आइए जरा सब लोग। कंसेप्ट नंबर 2, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट शीट, या इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। मार्जिनल कॉस्ट शीट या इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। लिखिए, इसमें सेल, टोटल सेल,
में से माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर यहां से माइनस करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाएगा बेटा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ठीक है। इसके नीचे लिखिए कंसेप्ट नंबर 3, मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन लिखिए बेटा, अंडर मार्जिनल कॉस्ट fixed cost is ignored for decision making. Hence, we consider only selling price per unit and variable cost per unit to take any decision. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में लिखिए कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट आगे लिखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड पॉइंट में लिखिए, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट में लिखिए टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन equals to total fixed cost plus total profit। पॉइंट नंबर 5 लिखिए टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल लॉस। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल लॉस। ठीक है, चलो अब इतना बेटा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चलो देखो,
तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, सब लोग अब स्क्रीन पे देखो, बड़ा चैप्टर है बेटा, यहाँ भी पढ़ना है, फाइनल्स में भी आप लोग को पढ़ना है। तो देखिए जरा चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब चलो मुझे बताओ, फाउंडेशन में या कभी इकोनॉमिक्स जब पढ़ी है तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब पढ़ा था? एक एडिशनल यूनिट को बनाने में जो हमें कॉस्ट आती है उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब 2 मिनट सोच के बताओ जरा, आप इतने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो, अभी एक स्टूडेंट और आ जाए और बैठे और मुझे उसको पढ़ाना हो, तो बताओ उसको पढ़ाने के लिए मुझे फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी या वेरिएबल कॉस्ट लगेगी? उस एक स्टूडेंट को बैठने की वजह से मुझे रेंट थोड़े ना मेरा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ सारा सेटअप यही रहेगा, उसको खाली स्टडी मैट और देना होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो बेटा इनडायरेक्टली एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे जो हमें एडिशनल कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हो? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है बेसिकली ये वेरिएबल कॉस्ट। तो आप ये पूरा का पूरा चैप्टर करने जा रहे हो वेरिएबल कॉस्ट पे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है पहले, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब और डिटेल में बता रहे हैं, सुनिएगा। देखो क्या होता है बेटा, ये चैप्टर आप सबको पता है किसी भी कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो उसका शेप कुछ ऐसे होता है। टॉप लेवल पे बहुत कम लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते हैं एम्प्लॉय बढ़ते जाते हैं। तो ये चैप्टर बेटा टॉप लेवल की मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड है। जब टॉप लेवल की मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना होता है, कोई उनको डिसीजन लेना होता है, तो बेटा उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए ये चैप्टर बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे मेक और बाई डिसीजन। क्या बोला मैंने? मेक और बाई डिसीजन, इसका मतलब क्या है बताओ मुझको सब बच्चे। मेक और बाई डिसीजन का मतलब बताइए। टीवीएस कंपनी क्या बाइक टू व्हीलर बाइक्स बनाती है कि नहीं बनाती? फिर बताओ, क्या टीवीएस कंपनी टायर बनाती है? टायर भी बनाती है, बाइक बिना टायर के तो चलेगी नहीं। और इसी का उल्टा बेटा एक और एग्जांपल हम लोग ले लें, मान लो मैं बजाज कंपनी की बात कर लूँ, बजाज या होंडा वगैरह का, तो ये लोग बाइक बनाते हैं लेकिन ये लोग टायर नहीं बनाते। तो अब बताओ, कोई बाइक बिना टायर के थोड़े ना चलेगी, तो नहीं बनाओगे तो किसी से खरीदोगे, खरीदोगे तो कोई मुफ्त में तो देगा नहीं, आपसे प्रॉफिट चार्ज करेगा। ठीक है, अब बताओ बेटा 2 मिनट के लिए मान लो बजाज की मैनेजमेंट ये डिसाइड करने बैठ जाए कि हमें क्या इजी पड़ेगा, हमें क्या इजी पड़ेगा, हम टायर बनाएं या टायर बना बनाया कहीं से खरीद लें, क्या हमारे लिए इजी है? जब ये फैसला होगा तो ऐसे में यही मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का यूज होगा। समझ आए? ये एक ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये एक बताया। दूसरा सुनो, दूसरा है, दूसरा है बेटा, जैसे मान लो अब कोई कस्टमर है, कोई कोई कल को आप प्रैक्टिस करते हो, कोई कस्टमर आपके पास आता है, कहता है पता नहीं क्या हो गया है, पिछले कुछ दिनों से सेल हमारी लगातार गिरती जा रही है, उसकी सेल गिरती जा रही है। अब वो कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, दुकान चलाएं कि बंद कर दें? टेम्प्रोरी है ना, हम लोग बंद करने वाली पढ़ाई थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो ऐसा करेंगे कि बंद हुआ धंधा भी चलने लगे ना, हम ऐसा उसमें बताएंगे टेक्निक्स। ठीक है, तो तो अब क्या है, आप यहाँ पे भी अभी एक टॉपिक आप पढ़ोगे, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट उसमें आप निकाल के बता दोगे, आप कहोगे देखो गिरने दो सेल, कोई बात नहीं गिर रही है, जब तक एक पॉइंट तक ना आ जाए तब तक दुकान चलाओ। ठीक है, जब उस पॉइंट से नीचे आएगी तब टेम्प्रोरी बंद कर दो, कुछ दिन के लिए। बंद करने पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, दुकान हमेशा के लिए नहीं बंद करनी, किराया दुकान का जाएगा, जो एम्प्लॉय फिक्स जिनको रखे उनका जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल रोज का खर्चा होता है वो तो बचेगा। समझा? तो ऐसे तमाम सारे फैसले बेटा लेने के लिए ये चैप्टर काम में आता है। मेक और बाई डिसीजन, शट डाउन पॉइंट, बहुत सारे हैं इसमें। की फैक्टर एनालिसिस, की फैक्टर एनालिसिस ये क्या होता है? की फैक्टर एनालिसिस का मतलब कोई चीज़ की कमी है, अब उसको कैसे यूज़ किया जाए कि जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट में रहें। जैसे बेटा जितने आपके सब्जेक्ट हैं, टाइम कम है ना उस हिसाब से पढ़ने के लिए, तो अब टाइम अपने लिए क्या है? की फैक्टर है। जिस चीज़ की शॉर्टेज है वही क्या है? की फैक्टर है। अब उस समय को हम किस सब्जेक्ट पे कितना दें कि हमें बढ़िया रिजल्ट मिल जाए, तो इसकी
एक एनालिसिस करना, वही होता है की फैक्टर एनालिसिस। ऐसे कंपनीज के पास होता है, कभी कभी मटेरियल की फैक्टर हो जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले देखो, जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद, कोविड तो चला गया, फिर क्या हुआ, सारी कार वेटिंग पे आ गई, सबने काम रोक दिया था, सारी कार हो गई इलेक्ट्रॉनिक, सब में लगती है इलेक्ट्रॉनिक चिप, तो कार बनाने वाली कंपनी वो सब तो बना लेती हैं, अब चिप वाले की शॉर्टेज चल रही थी, तो सारा मैन्युफैक्चर रुका हुआ था। तो अब जितनी चिप है, मान लो उसमें हर कार में चिप लगनी है, तो कार कंपनीज को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस कार में लगा के चिप भेजें कि जिससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, अगर शॉर्टेज है तो। समझ आए? फिर क्या हुआ, कुछ दिन में सब चीज़ें बैलेंस हो गई, अब चिप का एक्सेस प्रोडक्शन हो गया। तो अभी थोड़े दिन पहले तुम लोगों ने सुना होगा, सब कार पे डिस्काउंट चल रहा था, सबके पास। तो ऐसे करके बहुत सारे बिजनेस के छोटे छोटे फैसले हैं जिसमें ये चैप्टर हम लोग का काम में आता है। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा। और इस चैप्टर में पीएचडी किस पे करनी है? खाली वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बताओ? प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम करने पे जो कॉस्ट कम हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक एक आखिरी बार और बेटा। अच्छा, अब अगली बात सुनो, तीन बातें बताई मैंने, चौथी बात सुनो। ये जो हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर है, इसकी एक अजम्पशन है। ये कहता है जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो कॉस्ट तो दो आती है, एक वेरिएबल कॉस्ट आती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट आती है। तो वो कहता है जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम मानते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं मानता, इसको वो कहता है ये रिलेटेड टू टाइम है, ये रिलेटेड टू टाइम है। इस पूरे चैप्टर की एजम्पशन है। एक बार फिर से, मतलब इस चैप्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप लोग को पढ़ाने में मुझे खाली खर्चा आता है स्टडी मैट का। किस चीज़ का बेटा? स्टडी मैट का, क्योंकि वही तो वेरिएबल है, स्टूडेंट बढ़ने पे बढ़ेगा, कम होने पे कम होगा। ये कहता है ये जो फिक्स कॉस्ट है ये कोई प्रोडक्ट का खर्चा नहीं है। वो कहता है जैसे मान लो जब स्टूडेंट नहीं थे तो कोविड में सब ताला लगा था, रेंट तब भी जा रहा था, सरकार ने एक पैसे का बिजली का बिल नहीं छोड़ा। समझ आया? तो ये चैप्टर ये मान के चलता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है दैट इज रिलेटेड टू टाइम, वो समय के हिसाब से जाती है, प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं। समझ आया? प्रोडक्ट के हिसाब से क्या जाती है? वेरिएबल को। तो सारे फैसले किस पे लेने हैं? वेरिएबल कॉस्ट पे लेने। समझ आया? अब आ जाओ जरा टॉपिक। तो देखो बेटा क्या लिखा है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या, तो हमने यहाँ पे लिखा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। इस पूरे के पूरे चैप्टर का ये थीम है कि प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आया जब वो बोला जाएगा तो उसका मतलब वेरिएबल है। जैसे वो याद करो, तुम लोग फाउंडेशन में बीआरएस वाला चैप्टर पढ़ते थे, उसमें कैशबुक का क्या मतलब होता था? बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। बैंक कॉलम ही तो पासबुक से मैच करेगा, कैश वाला थोड़े ना। ठीक वही चीज़ यहाँ पे, जब यहाँ बोला जाएगा कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब मुनाफा निकालने बैठोगे, प्रॉफिट, तब दोनों लोगे, तब फिक्स भी लेंगे और वेरिएबल भी लेंगे। तो ये बात मैंने यहाँ लिखवाई। बट वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, वी विल कंसीडर बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक तो ये बात हुई। चलो यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। अब बताओ मुझे सब बच्चे, ये बताओ बेटा, टोटल सेल में से अगर हम टोटल कॉस्ट घटा दें तो क्या प्रॉफिट आता है? प्रॉफिट आ जाता है। अब बेटा क्योंकि ये चैप्टर कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट अलग है, फिक्स्ड कॉस्ट अलग है, वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्ट की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट ही नहीं है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है ये जो टोटल कॉस्ट है इसके दो टुकड़े करो, इसके दो टुकड़े करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, सेल में से वेरिएबल और फिक्स दोनों माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। लेकिन अब यहाँ वेरिएबल और फिक्स दोनों अलग अलग हैं, प्रॉफिट निकालते टाइम ही हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को, अदरवाइज हमेशा किस पे काम करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट में। तो यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, क्या? सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो जो आएगा बेटा, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे? कंट्रीब्यूशन। ये एक स्पेशल टर्म बताया गया।
और उसी में से फिक्स कॉस्ट घटा दो तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ सारे फैसले किस पे होंगे? कंट्रीब्यूशन पे होंगे। समझ आया? तो जब यहाँ इस चैप्टर में आपसे बोला जाएगा कि प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो हम ऐसे लिखेंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट घटाया तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। समझ आया? इस पूरे चैप्टर में बेटा इसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, या इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट शीट। ठीक है, ये देखो इधर स्क्रीन पे देखो। तो हमने लिखा टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे टोटल कंट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। इसी को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, या इसी को बोलेंगे बेटा मार्जिनल कॉस्ट शीट। बताओ पता यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे बेटा देखो, ये सब मैंने ये लिखा। अब अगर आप मुझसे पूछो, हालांकि मैं बता चुका हूँ सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो बेटा 4 तरीके हैं बताने के। पहला देखो, पहला है टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर हो, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो 4 तरीके हैं मेरे पास। टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाओ तो क्या आ जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटाओ तो कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा? पर यूनिट आएगा। ये समझ में आ रहा है? फिर बेटा आगे उल्टा, उल्टा चलो जरा, अब उल्टा चलो। बताओ मुझे, इसको इक्वेशन बना के लिख रहे हैं, बताइएगा। टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, और बेटा तो आएगा कंट्रीब्यूशन, और इसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट घटाओ तो आएगा प्रॉफिट। बोलो ऐसे है? अब 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि इसी का डिफरेंस तो कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाने पे क्या आता है? प्रॉफिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए तो प्रॉफिट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ दें, आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ लिखा है अगला, कि अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। और लास्ट बेटा, सब बच्चे बताना जरा, सब बच्चे बताओ, मुझे बताओ 1 लाख की हमने सेल करी बेटा, 80,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो? 20,000। अच्छा, अब बताओ फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 की है, प्रॉफिट कितना आएगा? लॉस आएगा। कितना आएगा? 10,000। ठीक है, तो अब बताओ अगर फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस घटा दें तब भी मिल जाएगा ना कंट्रीब्यूशन? मिल जाएगा। अरे 30,000 की कॉस्ट है, उसमें से 10,000 का नुकसान घटाओगे तो जो बचा 20,000 आ गया कि नहीं आ गया? समझ आए? तो वो हमने यहाँ लिखा है ये, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से टोटल लॉस घटाओगे तो क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक बार यहाँ तक रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर है जो किसी भी कंपनी के टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, यहाँ पे सब हम लोग डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। ठीक है, आगे मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या? यहाँ पे बस डिसीजन लेना सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, और फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड टू टाइम होती है। तो जब प्रॉफिट निकालते हैं तभी फिक्स्ड कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, अदरवाइज हम लोग हमेशा सारा काम किस पे करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं। आगे मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसे बनेगी? टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो तो आ जाएगी टोटल प्रॉफिट। और कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे निकालोगे ये सब मैंने आपको निकाल के बता दिया। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब लिखिए जरा, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट बेटा 2 टाइप की होती है इस चैप्टर के हिसाब से। कौन कौन सी? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और मान लो एक मैं और बता दूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आज 1-2 बच्चे डाउट पूछ रहे थे सेमी वेरिएबल क्या होता है, तो बताओ। प्रोडक्शन बढ़ाने से, प्रोडक्शन कम करने से जिस कॉस्ट पे कोई फर्क ना पड़े वो क्या है? जैसे बेटा इतने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो तब भी मुझे फिक्स कॉस्ट, यहाँ का रेंट वही जाना है, और आ जाए तब भी वही जाएगा,
और कोविड में अकेले बैठ के पढ़ाता था यहाँ पे, तब भी रेंट वही जा रहा था, तो उसका प्रोडक्ट से लेने देना नहीं है ना। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम करने पे जो कॉस्ट कम हो जाए, जो प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनल हो, वही क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे मटेरियल ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे मटेरियल कम लगेगा, ठीक है। और सेमी वेरिएबल का मतलब पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे घर का बिजली का बिल, आजकल एसी नहीं चला रहे हो तो खाली फिक्स्ड वाला आता है ना। और नहीं तो क्या होगा, जब एसी भी चलाना शुरू कर दोगे तो फिक्स्ड वाली कॉस्ट भी आएगी और वेरिएबल वाली भी आएगी, तो बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो लेकिन इस चैप्टर को इससे मतलब नहीं है, खाली किससे मतलब है, फिक्स्ड से और वेरिएबल से। तो अब क्या है बेटा, आप कैसे पहचानोगे, जैसे क्या है ना, क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा प्रॉफिट निकालो, तो आपको ये बना के प्रॉफिट निकालना होगा। तो हमें पहचान में आना चाहिए ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि विच कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड विच वन इज वेरिएबल। तो मैं उस पर एक कंसेप्ट लिखवा दे रहा हूँ, 4-5 पॉइंट है तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आओ जरा लिखो अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4, हेडिंग लिखिए कंसेप्ट नंबर 4, आइडेंटिफिकेशन of fixed cost and variable cost। ऑनलाइन वाले चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग नाम है बेटा चैप्टर का। चलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, if we are given expense for one period at one level, then we shall decide variability ब्रैकेट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेम एंड नेचर। सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ वी आर गिवन expense for 2 period or 2 level, we shall follow following rule। to decide variability। पहला रूल है, if the expense is same on totality basis, then it shall be treated as fixed cost Rule 2, if the expense is same per unit basis, then it shall be variable cost। Rule 3, if any expense is neither
fixed cost nor variable. It shall be treated as semi-variable cost or semi-fixed cost. लिखिए, वेरिएबल पोर्शन इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये हो जाएगा डिफरेंस इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट्स, और उसी के नीचे लिखेंगे फिक्स्ड पोर्शन इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएगा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हो गया बेटा? चलो अब देखो कैसे आप पहचानेंगे क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है फिक्स और क्या होता है सेमी वेरिएबल। तो अब मैं पहचानना आपको सिखाता हूँ। तीन तरह की कॉस्ट होती है। चलो अब स्क्रीन पे देखिए, देखो बेटा अब कैसे पहचानोगे कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट होता है, कौन सा वेरिएबल होता है, कौन सा सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट अभी एग्जांपल दिया ना सेमी वेरिएबल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चलाओगे, घर पे ताले लगा दो तब भी उसका बिल आएगा, तो जितना आएगा वो फिक्स है। ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे तो क्या आएगा, और ज़्यादा आएगा, तो वो वेरिएबल है। जो कॉस्ट थोड़ी सी फिक्स थोड़ी वेरिएबल हो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। अगर वेरिएबल वाला ज़्यादा है तो बोलेंगे सेमी वेरिएबल, अगर फिक्स वाला ज़्यादा है तो बोलेंगे सेमी फिक्स। ज़्यादातर वेरिएबल ही ज़्यादा होता है। चलो अब देखो बेटा कैसे पहचानोगे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को। तो देखो अब तीन तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे देखो। दो तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा। इस एक में एक वन पीरियड का डेटा दिया होगा, ऐसे देखो डेटा आपको क्वेश्चन में दो तरीके से दिया होगा, एक वन पीरियड का और एक टू पीरियड का। तो देखो जब वन पीरियड का डेटा दिया होगा तो उसके नाम से और नेचर से हम लोग पहचान लेंगे, नेचर से। जब दो पीरियड का डेटा दिया होगा तब दो बातें होंगी। तो पहले ये वन पीरियड वाला समझते हैं। वन पीरियड मतलब जरा बताओ मटेरियल कैसा होता होगा, मटेरियल कैसा होता होगा, वेरिएबल कॉस्ट, लेबर वेरिएबल हो गया। तो ऐसे हम लोग नाम से पहचान लेंगे, कब, जब हमें एक पीरियड का डेटा दिया होगा। ठीक है, नाम से थोड़ा सा सोच के, मतलब उसको सोच के तब निकाल लेंगे। ठीक है, कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है। जब बेटा दो पीरियड का दिया होगा तो दो बातें होंगी, क्या क्या, देखो ऐसे ऐसे मान लो कहता है पीरियड वन पीरियड टू। अब ऐसे कह रहा है कि जब हम 10,000 यूनिट बनाते थे तो कॉस्ट आती थी 20,000। जब जब 15,000 यूनिट बनाने लगे तो कॉस्ट आई 30,000। ठीक है, ये आने लगी। तो अब बताओ बेटा
10,000 यूनिट बनाने पे 20,000 का कॉस्ट आती थी, तो 2 रुपए पर यूनिट हुआ ना, बोलो। तो 15,000 बनाने पे भी 2 है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। कैसी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट। जैसे आपने 100 रुपीज़ का एक रजिस्टर खरीदा, तो एक रजिस्टर 100 का है, 2 खरीदोगे 200, 10 खरीदो 1000, लेकिन एक रजिस्टर की तो कीमत वही है ना, 100 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, ओवरऑल में वेरी करती है। तो ये देखो, ये ओवरऑल में वेरी कर रही है लेकिन पर यूनिट सेम है, तो इसका मतलब ये कैसी होगी? वेरिएबल कॉस्ट। वहीं मान लो अगर ऐसे लिखा होता इसी में कि पीरियड 1 पीरियड 2, जब हमने 10,000 यूनिट बनाया तो कॉस्ट आई 20,000 की, जब हमने 15,000 यूनिट बनाया तब भी कॉस्ट आई 20,000 की। तो ये जो भी खर्चा होगा, नाम पे मत जाओ, ये फिक्स नेचर का है, तभी तो ये यूनिट बढ़ाने पे बढ़ नहीं रहा है। समझ आया? तो ये किस नेचर का है? फिक्स नेचर का है। अगर एक पीरियड का दिया है तो उसके नाम से अंदाजा लगा लेंगे पढ़ के। 2 पीरियड का है तो हम लोग ऐसे पहचानेंगे, पर यूनिट अगर सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट है ना, लेकिन ओवरऑल में वेरी कर रहा होगा। और अगर ओवरऑल में फिक्स है तो इसका मतलब कैसा होगा? फिक्स्ड कॉस्ट होगा। समझ आया बेटा? और अगली बात, अगर ऐसे है, अगर ऐसे है कि हमसे ऐसे कहा गया पीरियड 1 पीरियड 2, कह रहे हैं जब 10,000 यूनिट बनाते हैं तो खर्चा आता है 1 लाख का, जब जब 20,000 यूनिट बनाते हैं तो खर्चा आता है 1,50,000 का। कितने का? 1,50,000 का। अब नोटिस करो, देखो ये ओवरऑल में चेंज हो रहा है तो फिक्स तो है नहीं। अब अगर पर यूनिट सेम होगा तो फिक्स होगा। तो यहां अगर निकालो तो 10 रुपये यूनिट आ रहा है, लेकिन यहां 10 रुपये नहीं आ रहा है ना बेटा, बोलो। यहां जब 20,000 यूनिट बना रहे हो तो खर्चा कितना आ रहा है? 1.5 लाख का। तो इसका मतलब हुआ कि 1,50,000 का खर्चा आ रहा है 20,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट कितना आ रहा है? 7.5। समझ आए? तो अब ये देखो, न तो ये ओवरऑल में फिक्स है तो हम फिक्स्ड बोल नहीं सकते, न ये पर यूनिट फिक्स है तो हम इसको वेरिएबल बोल नहीं सकते, तो ये सेमी वेरिएबल है। क्या है ये? सेमी वेरिएबल है। पहचानने में है क्या? कैसे पहचान लोगे? ये सेमी वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल में हम ऐसे करते हैं, देखो सेमी वेरिएबल होता क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसमें फिक्स्ड भी होता है और जिसमें वेरिएबल भी होता है। क्या क्या बेटा? वो होगा सेमी वेरिएबल। और उसमें हम लोग ऐसे करते हैं, देखो अब इसको अगर अलग अलग करना हो तो ऐसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम ऐसे कहते हैं, देखो हमारी कॉस्ट 1,50,000 हो गई 1 लाख से, 1 लाख से जब हमने यूनिट 20,000 कर दिया 10,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब यूनिट को 10,000 बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट 50,000 से बढ़ गई, तो इसका मतलब 5 रुपए पर यूनिट, ये वेरिएबल कॉस्ट है। 5 रुपीज पर यूनिट, ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और यहीं से फिर फिक्स अलग कर लेंगे। कैसे? अब ये देख लो जरा, ये यूनिट है, ये कॉस्ट है। तो ये देखो, अब अगर पीरियड 1 की मैं बात करूं तो बताओ, 10,000 यूनिट बनाने पे 10,000 यूनिट बनाने पे 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50,000 की क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 1 लाख की। 1 लाख में से 50,000 वेरिएबल है, तो फिक्स कितनी आई? एक बार फिर से बताओ, क्या कहानी है इसमें? जब हमने यूनिट 10,000 से 20,000 कर दिया तो कॉस्ट 1 लाख से कितनी हो गई? 1,50,000। तो इसका मतलब ना तो ये ओवरऑल में फिक्स है, ना पर यूनिट फिक्स है। ओवरऑल में फिक्स हो तो फिक्स बोलते हैं, पर यूनिट फिक्स्ड हो तो वेरिएबल बोलते हैं। दोनों नहीं है तो ये क्या है? सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल में ऐसे करते हैं, अगर उसका वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हो पर यूनिट, तो ये फॉर्मूला है, ये देखो लिखवाया है फॉर्मूला, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा। तो देखो यही तो है ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो डिफरेंस कितने का आया है? 1,50,000 में से 1 लाख घटा दो 50 का, और डिफरेंस इन यूनिट 10,000, तो इसका मतलब 5 रुपए पर यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अब
टोटल में से वेरिएबल हटाओ तो क्या मिल जाएगा? फिक्स मिल जाएगा। तो अब बताओ, जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है। तो अब जैसे ये पहले पीरियड का ले लो, पीरियड 1 का, तो पीरियड 1 की टोटल कॉस्ट 1 लाख की आ रही है, बोलो बेटा। और वेरिएबल 5 रुपये यूनिट है, 5 रुपये 1 यूनिट का है, हमने 10,000 यूनिट बनाया, तो ये 50,000 हुआ ना। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मुझे निकालना हो यहाँ से, तो ये 50,000 नहीं निकल के आ जाएगा? आ जाएगा। यहाँ से निकालो, यहाँ भी वही आएगा। अब ये देखो, पीरियड 2 की जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगी। अब यहाँ देखो कॉस्ट कितनी आई, 1,50,000, 1,50,000। और यूनिट कितनी बनाई हमने? 20,000। तो 20,000 यूनिट बनाई, 5 रुपये 1 यूनिट का है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालो, तो ये देखो आ गया 1 लाख, बोलो। और ये है 1,50,000 और ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। फिक्स्ड अलग हो गया, वेरिएबल अलग हो गया। अब बताओ कैसे कैसे पहचानोगे? नंबर 1, जब हमें एक पीरियड की कॉस्ट दी होगी तो हम उसका नाम और उसके नेचर से पहचान लेंगे फिक्स्ड है या वेरिएबल है, मतलब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बेटा एक से ज़्यादा पीरियड की दी होगी तब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तब आप 3 रूल लगाओगे। क्या क्या? पहला रूल, अगर अगर वो टोटल में सेम है तो इसका मतलब वो फिक्स्ड है। क्या बोला बेटा? टोटल में सेम है तो इसका मतलब, जैसे यहाँ लिखा था ना कि जब 10,000 यूनिट बनाई तब भी 20,000 की कॉस्ट आ रही है, ये कॉस्ट है। और जब 15,000 यूनिट बनाया तब भी 20,000 आ रही है, तो इसका मतलब ये फिक्स है। दूसरा, अगर ये पर यूनिट सेम है तो ये कैसी होगी? वेरिएबल होगी। इसी में जैसे चेंज कर लें, मान लो अगर ऐसे लिखा हो, जब 10,000 यूनिट बनाया तो कॉस्ट आई 20,000 की, जब 30,000 यूनिट बनाया तो कॉस्ट आई 60,000 की। ये कॉस्ट है और ये यूनिट है, तो बेटा पर यूनिट तो 2 ही रुपए है ना। पर यूनिट सेम है तो इसका मतलब इसका नेचर क्या है? वेरिएबल है। और जब बेटा, जब न तो ओवरऑल में फिक्स हो न पर यूनिट फिक्स हो तो इसका मतलब ये कैसी हो गई? सेमी वेरिएबल। और जब सेमी वेरिएबल है तो सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, पहले निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, निकल जाती है। फिर क्या करेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर चाहिए तो टोटल में से वेरिएबल वाला माइनस कर देते हैं, निकल के आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। बोलो समझ में? चलो, तो एक कंसेप्ट बेटा हम लोग का ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाइए कंसेप्ट नंबर 5 पे। पूरा का पूरा चैप्टर बेटा मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल इन द सेंस कोई एंट्री वेंट्री नहीं है इसमें। हर एक चीज को आप प्रूव करके देख सकते हो, हर एक चीज को प्रूव करके देख सकते हो, रटने का कोई यहाँ पे तरीका ही नहीं है। चलो कंसेप्ट 5 में अब पहला प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंसेप्ट, इसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या इसी को बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, या इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो लिखिए, इसके कई फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला 1, ये है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 2,
चलो बताओ, अभी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल माइनस वेरिएबल। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। फॉर्मूला 3। अब बताओ कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या पढ़ा था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल प्रॉफिट जोड़ दो तब भी तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, अपॉन सेल और इंटू 100। और एक और पढ़ाया था, लॉस वाला। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से अगर टोटल लॉस माइनस कर दो तो भी आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो। इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हो गया बेटा? चलो अब जरा इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे फॉर्मूले आपने पढ़े पीवी रेशियो निकालने के। पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अच्छा मुझे एक बात याद दिलाओ बेटा, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप पढ़ते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, किसी को उसका फॉर्मूला याद है? हाँ बेटा, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट दो होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है तुम्हारे? हम्म, क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, यही ना? चलो, चलो अब इधर देखो, समझाता हूँ। देखो इधर, देखो ध्यान से सब बच्चे सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग के पास आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। 2 मिनट के लिए मान लो ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है, ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है मान लो। तो ये बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग जीरो है तो ये क्या लिखा है? सेल। क्या लिखा है बेटा? अब परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। परचेज क्या होती है? वेरिएबल। जितनी ज़्यादा खरीदोगे ज़्यादा लगेगा, जितना कम खरीदोगे उतना कम। और खरीदोगे क्या? अगर मैन्युफैक्चरर हो तो मटेरियल खरीदोगे, मटेरियल तो होता ही वेरिएबल है। समझ आए? और डायरेक्ट वेजेस, जब किसी खर्चे के सामने डायरेक्ट लग गया तो अपने आप में वेरिएबल हो गया। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने पे ये जो आता था ग्रॉस प्रॉफिट, यही कंट्रीब्यूशन हो चुका है। उसी को कॉस्ट अकाउंटिंग में ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो जैसे जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, वैसे कंट्रीब्यूशन का होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो अपने मन में ऐसे ही सोचो, खाली हम लोग जीपी रेशियो का ही नाम बदल के क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक तो बात ये हो गई जीपी रेशियो की, पीवी रेशियो वगैरह हमने कर लिया। अब अगला कंसेप्ट हम लोग करने वाले हैं 6। हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट नंबर 6। हेडिंग बनाइए बेटा, कंसेप्ट नंबर 6। और इसका नाम है बेटा कंसेप्ट नंबर 6 का ब्रेक इवन पॉइंट सेल। इसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट सेल। ब्रेक इवन पॉइंट सेल
शॉर्ट में बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं बीईपी सेल। लिखिए, बीईपी सेल, इसी नाम से एग्जाम में भी आ जाता है। बीईपी सेल। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट सेल is that level of sale at which there is no profit, no loss. There is no profit and no loss. सेकेंड पॉइंट में लिखिए, ब्रेक इवन पॉइंट सेल इन यूनिट्स बराबर होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू, ये हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, चलो अब देखो क्या है बेटा। पहले ही मैंने कहा था ये चैप्टर पूरा मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल इन द सेंस हर एक चीज़ की प्रूविंग है, आराम से आप कोई भी चीज़ प्रूव करके देख सकते हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। लो अब देखो ब्रेक इवन सेल क्या होती है, स्क्रीन पे देखिए। देखो बेटा, मान लो कोई बिजनेसमैन है। अच्छा ये बताओ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, चलो ऐसे समझते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन सेल होती क्या है? ब्रेक इवन सेल ये होती है बेटा, सेल करके उतना ही पैसा मिला जो हमारी कॉस्ट के बराबर है। समझा? न एक पैसा घर जाएगा न एक पैसा घर से आएगा, तो वो क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखना ध्यान से। इसका मतलब हुआ एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्या होगा? टोटल कॉस्ट बराबर होगी टोटल सेल के। बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा? टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? टोटल सेल के। और आप सभी बच्चों को पता है टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट घटाओ तो प्रॉफिट आता है, और जब दोनों बराबर हैं तो प्रॉफिट हो गया जीरो। समझे? तो वो सेल जिस पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल। ठीक है, अच्छा और अच्छे से बता रहा हूँ। देखो ये एक बात, दूसरी बात देखो जरा, बताओ बेटा सब बच्चे देखना। मान लो 2 मिनट के लिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख की है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख की है, टोटल बच्चों को पढ़ा के मुझे फीस मिली 30 लाख की, तो उतना ही तो मिला जो इससे मेरा खर्चा निकलेगा। तो ये जो 30 लाख की फीस है इसी को क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट सेल। समझ आया? इसी को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल, इसी को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल। ये आई 30 लाख रुपए। अच्छा अब आगे देखो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल आई 30 लाख रुपए। अब 2 मिनट के लिए मान लो बेटा कि एक बच्चे की फीस 30,000 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इससे गया आया 100। तो इसका मतलब हुआ 100 बच्चों को जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो मेरा खाली खर्चा निकलेगा। बोलो, जब हम 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तब यहाँ की कॉस्ट निकलेगी।
तो 100 के जब ऊपर पढ़ेंगे तब कुछ बचेगा। समझा? तो जैसे जब मैंने कहा ब्रेक इवन सेल 100 स्टूडेंट, तो इसका मतलब बेटा मैंने यूनिट में बात करी। किसमें? और जब मैंने कहा 30 लाख रुपए तो मैंने वैल्यू में बात करी। समझे? तो ब्रेक इवन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। किसमें किसमें? इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। एग्जाम में किसमें करके आएंगे? दोनों में करके आएंगे। ठीक है, 1 मिनट लगता है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? तो ये हुआ ब्रेक इवन पॉइंट सेल, जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, वो है ब्रेक इवन पॉइंट सेल। और ब्रेक इवन पॉइंट सेल दो तरीके से निकालते हैं, यूनिट्स में और उसमें वैल्यू में निकालते हैं। अच्छा, अभी बेटा देखो दो फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, हर एक चीज हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं, हर एक चीज। अब 2 मिनट बस यही देखना जरा। चलो बताओ, क्या बेटा ऐसा होता है टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट घटाओ तो टोटल प्रॉफिट आता है? बोलो। लेकिन एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल पे क्या होगा? टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? क्योंकि बीईपी पे टोटल जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अब बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाया, इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी? बोलो। अब बताओ बेटा मुझे, टोटल सेल कैसे आती है? जितनी यूनिट बेचे हो उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो। मैंने 100 यूनिट बेची, 5 रुपए का एक, तो 500 का सेल हुआ। बोलो। अच्छा फिर देखना दोबारा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? जितने यूनिट बेचे हो उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अब बताओ मुझे, यूनिट क्योंकि दोनों में सेम है, तो यूनिट अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं तो क्या आया? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, यूनिट्स इनटू, बेटा सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ तो यही तो होता है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये किसके बराबर आ गया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर मुझे यूनिट्स चाहिए तो ये हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहला फॉर्मूला ये है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगी? ब्रेक इवन सेल। वो भी किस में मिल जाएगी? यूनिट में मिल जाएगी। बोलो समझ में है? ठीक है, यूनिट में आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये हुई मेरी इक्वेशन 1, ये हुई मेरा इक्वेशन 1। और यही जो यूनिट है इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल, सेल यूनिट। ये बराबर हो गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छा एक बात तो बेटा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था पहला? जल्दी से बताओ। सेल इंटू 100। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या होगा कि पीवी रेशियो को सेल से मल्टीप्लाई करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अरे 100 का क्या मतलब है? 100 से बस परसेंट में आता है, नहीं लिखोगे डेसिमल में आएगा। अरे मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख की सेल करी, तो ये निकल के आ गया ना 20%। अब बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 20% होता है, नहीं लिखोगे 0.20 आएगा, है तो वही 100 का, बस उतना ही मतलब है। अब बताओ फिर से एक बार, पीवी रेशियो क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? बोलो आएगा। ठीक है, अब ये देखो यहां, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय पीवी रेशियो, मैंने पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, या सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब बताओ क्या आएगा, देखो। अब यहाँ क्या लिखा था, ब्रेक इवन पॉइंट सेल, लेकिन ये यूनिट से लिखी थी। किस में लिखी थी? यूनिट में। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट में, तो ये सेल आ गया ना, ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल, और वो रुपीज में आने लगेगा ना। अरे अभी तक किस में आ रहा था? यूनिट में आ रहा था। जब मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आने लगेगा? रुपीज में या वैल्यू में आने लगेगा ना। अच्छा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बताओ यही होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ अपना दिमाग। बताओ जरा। मैथ्स में तीन चीजें आपने पढ़ी थी। पहला, जब एक नंबर को हम किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर दें, जब एक फ्रैक्शन को हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें, फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड किया। और तीसरा पढ़ा था, जब किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर दें, तो ये सबको आता है ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा डी बाई सी। और इसमें सब कंफ्यूज रहते हो, तो ये देखो क्या है इसमें। अब जब एक नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो, तो ये नंबर एज इट इज रहेगी, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ ये फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में? ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना। बताओ, अगर मान लो, बेटा आप दिमाग लगाना यहाँ पे। मान लो यहाँ लिखा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लिखा है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और यहाँ लिखा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मान लो ऐसे लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन 3/5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बोलो। और यही तो होता है पीवी रेशियो। यही तो होता है पीवी रेशियो। तो ये देखो, इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। भाई एक नंबर जब एक फ्रैक्शन से डिवाइड होगी तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी ना, तो आएगा वही। और इनडायरेक्टली ये बन गया बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और ये रुपीस का फॉर्मूला है, और यही आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। समझ में? ये तो अभी लिख लेना प्रूविंग, अब रट लो जरा, एग्जाम में याद होना चाहिए। जब निकालना हो ब्रेक इवन पॉइंट सेल, क्या निकालना हो, तो दो चीज में निकलेगा, या तो यूनिट में या तो वैल्यू में। दोनों में ऊपर लिखा जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लिखा जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जब इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो यूनिट में आएगा, और जब पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो रुपीस में आएगा। समझ आए? रेशियो इज आर, रुपीज इज आर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आंसर इज इन यूनिट। समझ में? तो पूरा चैप्टर बेटा ऐसे इतना इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज प्रूव करके खुद ही देख सकते हो। अब जो अपना आंसर आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हो। और कोई फॉर्मूला नहीं याद है, कंसेप्ट आता है, तो एक्स मान के लगा सकते हो। इक्वेशन चैप्टर पढ़ रखा है सबने, जैसे इक्वेशन नहीं बनती थी, वही तो है ये। समझ आया? अब ये लिख लो जरा, प्रूविंग। ये लिखो, प्रूविंग प्रूफ ऑफ अबव फॉर्मूला। एग्जाम में प्रूविंग तो नहीं आती, लेकिन क्या है, ये आने से आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहता है, और कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना हम लोग को।
हो गया? तो ये है बेटा ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल वो सेल होती है जिसपे हम लोगों का नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन आती है। तो दो हमने फॉर्मूले कर लिए। अब चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब असल में दो तीन कंसेप्ट जब कर पाते हो तब जाके क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं बेटा। तो लिखिए ज़रा, अगला कंसेप्ट होगा हम लोग का 7। कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7। कुछ पूछना है बेटा, बताओ। चलो मुझे रिवाइज करा दो जरा, क्या क्या पढ़ा अभी तक। मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर में नंबर 1 कौन सी चीज प्रोडक्ट कॉस्ट होती है? टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट हुए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो किसको हम रिलेटेड टू टाइम मान के चलते हैं? और प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? ये पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ा, जब यहाँ फॉर्मूला निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ गया प्रॉफिट। फिर कंट्रीब्यूशन के 4 फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने। और उसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मेन कंसेप्ट हुआ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अब जितने तरीके से कंट्रीब्यूशन और सेल लिख पाओ, तो 4 फॉर्मूले अभी तक बताए हैं, अभी एक और बताना है। 4 तो ये हो गए। फिर हम लोगों ने चौथी चीज पढ़ी ब्रेक इवन पॉइंट सेल। अच्छा और सुनो बेटा, ये जो चैप्टर है, अभी इससे पहले कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग? सर्विस कॉस्टिंग। अब उसके देखो लेंदी क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन में टाइम लगता था। अब इसमें क्या है, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, खाली एक कंसेप्ट बड़ा है। अब ऐसे पूछेगा पीवी रेशियो निकालो 2 नंबर, ब्रेक इवन पॉइंट का 2 नंबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ऐसे छोटे छोटे कई सारे पॉइंट हैं और हर चीज प्रूव करके आप देख सकते हो। समझ आया ना? जैसे अभी अभी कौन सा टॉपिक पढ़ के खत्म किया हम लोगों ने? ब्रेक इवन पॉइंट से, यही तो पढ़े हो ना? अब जैसे मान लो कोई सवाल आया एग्जाम में, ब्रेक इवन निकाल लिया, आंसर भी आ गया, आप जानना चाहते हैं सही है कि गलत है, तो ब्रेक इवन सेल जो आई होगी, सेल लिखो, वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट घटाओ, प्रॉफिट जीरो आ रहा है तो सही है ना? हर एक चीज पूरा प्रूव करके देख सकते हो, सब कुछ मैथमेटिकल है। तो एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ अब बताओ, इसके कितने फॉर्मूले पढ़े? एक तो यूनिट में और एक किस में पढ़ा था? वैल्यू में। बताओ इसका, दोनों में न्यूमरेटर क्या होता था? अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दिया तो किस में आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यूनिट में। और पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो किस में आएगा? वैल्यू में। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बेटा पांचवी चीज कंसेप्ट नंबर 7 में, पांचवी चीज कंसेप्ट नंबर 7 हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे हम लोग अब, वो है बेटा पीवी रेशियो। चलो हेडिंग बनाइए, पीवी रेशियो। व्हेन टू पीरियड सेल एंड प्रॉफिट इज गिवन, जब बेटा 2 पीरियड का सेल और प्रॉफिट हमें दिया हो तो ऐसे में हम लोग कैसे निकालेंगे पीवी रेशियो? चलो पहले तो फॉर्मूला लिख लो। लिखिए, पीवी रेशियो इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन सेल मल्टीप्लाइड बाई 100. डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल इंटू 100. ठीक है, ये क्या चीज़ है? इधर देखो मेरी तरफ. कभी कभी बेटा एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 2 साल का प्रॉफिट दिया होगा और 2 साल की आपको सेल दी होगी और आपसे कहेगा पीवी रेशियो निकाल के बताओ. 104. देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या लिखा है. अभी क्वेश्चन लगवा नहीं रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं है. अभी एक दो चीज़ और पढ़ोगे तब क्वेश्चन लग पाएगा. देखो 2013 की सेल दी है, 14 की सेल दी है. अब 2013 का प्रॉफिट लॉस दिया है, 2014 का प्रॉफिट लॉस दिया है. अब आपसे बोला है पीवी रेशियो निकालो, बाकी सब मत देखना. समझ आए? तो जब ऐसे आएगा तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा पीवी रेशियो का कि डिफरेंस इन सेल 57 में से 32 माइनस करो कितना आएगा? 25 लाख. और डिवाइडेड बाई चेंज इन ये प्रॉफिट, डिफरेंस इन प्रॉफिट. तो देखो इधर इसमें गलत कर दोगे. 7 लाख तो ये है माइनस फिर -3 लाख है ना. ये लॉस है. लॉस कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव प्रॉफिट ना. समझ आए? अब ये हो जाएगा बेटा प्लस. तो ये आ गया अपने पास 10. तो 10 कितना आया? 25%. 25%. समझ आए? तो ये मैं लिखवा रहा हूँ. जब 2 पीरियड का अपने लोग को डेटा दिया, इधर देखो मेरी तरफ, जब ये 2 साल ना होता, यहीं का सेल, यहीं का वेरिएबल कॉस्ट, यहीं का फिक्स्ड कॉस्ट दिया होता तो कैसे होता? वही सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 आ जाता पीवी रेशियो. समझ आए? तो ये है फॉर्मूला. आपने ये लिखा, ये फॉर्मूला लिखा आपने. अच्छा अब इधर देखो सामने. मान लो बेटा ये है पीरियड 1. ये है पीरियड 1 और ये है पीरियड 2. सब बच्चे देखो, मान लो सेल यहाँ की S1 है, यहाँ की S2 है. प्रॉफिट यहाँ का P1 है बेटा, यहाँ की P2 है. और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो निश्चित रहेगी, यहाँ की भी फिक्स है, यहाँ की भी फिक्स है. ये दोनों में सेम रहेगी, ये दोनों में सेम रहेगी. अब ये बताओ सब बच्चे, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है बेटा कि कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के? बोलो. अच्छा अब अगला बताओ कंट्रीब्यूशन कैसे आता है. अगर हम सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है. तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर. तो अब बताओ बेटा, अगर मैं पीरियड 1 लिखूं, पीरियड 1, पीरियड 1 की सेल को, कब की सेल को? पीरियड 1 की कितनी है? S1. उसको मल्टीप्लाई करें पीवी रेशियो से तो फिक्स्ड कॉस्ट F है और प्रॉफिट P1 है. और बेटा यही चीज मैं अप्लाई करूं पीरियड 2 पे तो यहाँ का S2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पीवी रेशियो से तो ये आएगा F प्लस P2 के. बोलो. मान लिया दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है. और हम ऐसे करें सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ठीक है. तो अब बताओ जब दो इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से माइनस होगी, राइट हैंड साइड राइट से माइनस होगी. तो अब क्या आएगा? देखो ऐसे S1 या
ऐसे कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा देते हैं, ठीक है? तो 2 पहले आ जाएगा बस। तो देखो कैसे आएगा, S2 इंटू पी वी रेशियो माइनस S1 इंटू पी वी रेशियो, ये बराबर आएगा, अब इधर देखना क्या क्या होगा, F प्लस P2, ये तो ये वाला है, और माइनस ये F प्लस P1, F प्लस P1 ब्रैकेट ओपन करो। तो अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से पी वी रेशियो निकाल लूँ, कॉमन दोनों में है तो कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ बचा S2 माइनस S1, और इधर देखो F प्लस P2 और माइनस F, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस, तो ये इससे कट गया, तो इधर आ गया बेटा, इधर आ गया P2 माइनस P1 बराबर पी वी रेशियो और S2 माइनस S1। तो अगर पी वी रेशियो चाहिए तो इसका फॉर्मूला हो गया P2 माइनस P1 अपॉन S2 माइनस S1, यही फॉर्मूला आपने लिखा है, कॉपी करो इसका प्रूफ। ये सब कहीं मिलेगा नहीं बेटा, बहुत इक्वेशन बना बना के ऐसे कर लोगे, एक बार इतना बढ़िया कंसेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में कि फाइनल तक दिक्कत नहीं होगी। हो गया?
कंसेप्ट 8 है बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं MOS सेल। MOS सेल। MOS सेल लिखिए, सेल ओवर ब्रेक इवन सेल is known as margin of safety sale. Total sale equals to break even sale plus margin of safety sale। चाहे सब यूनिट्स में होंगे, चाहे सारे रुपीस में दे रखे होंगे। तो अगर मुझे चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, तो बेटा टोटल सेल में से माइनस कर देंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल अगर यूनिट्स में निकालना है आंसर, तो फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यही अगर हमें निकालना हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इन रुपीस, तो फॉर्मूला होता है बेटा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ये प्रूव करके दिखाएंगे, फिर एक टॉपिक और करके तब क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग।